Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो है अब LT ग्रेड TGT PGT एग्ज़ाम जो है पास आ गया है। बिहार में भी आप लोगों का होम साइंस से जो है TGT होने वाला है और LT ग्रेड की वैकेंसी भी 28 जुलाई को आने वाली है। तो उसी के पर्पज़ से हमने आज आप लोगों के लिए होम साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है UP TGT PGT LT ग्रेड, ठीक है। विषय कौन सा है आप लोगों का? तो होम साइंस स्टूडेंट। और ये आज आप लोगों का क्या है, पहला मॉडल पेपर या पार्ट 1 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का? पहला क्वेश्चन है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, या इसी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस प्रदेश में किया जा रहा है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? वाराणसी। दूसरा ऑप्शन है लखनऊ। तीसरा ऑप्शन है जौनपुर। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन है तो वो आप लोगों का कहाँ स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? तो ये आप लोगों का क्या है, वाराणसी जिले में स्टार्ट हो रहा है। और प्रदेश कौन सा होगा स्टूडेंट आप लोगों का? तो प्रदेश आप लोगों का यूपी हो जाएगा, ठीक है, यूपी हो जाएगा। और ये युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन क्यों मतलब शुरू किया जा रहा है? तो याद रखिएगा कि ये 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जो है, यानी कल यानी 18 जुलाई से 20 जुलाई 3 दिन का जो है ये सम्मेलन है। और इसमें जो है युवा को मतलब युवा जो हमारे देश के जो युवा हैं वो अगर किसी भी तरह के नशा से पीड़ित हैं या नशा कर रहे हैं तो उनको क्या करना, नशा मुक्त बनाना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए जो है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वाराणसी में 18 जुलाई से 20 जुलाई को जो है शुरू किया जाएगा। अब आइए देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? अनिश्चित लंबाई का रेशा कहलाता है, ठीक है। अनिश्चित लंबाई यानी जिसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं हो, या इसी को ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा रेशा कौन सा है, या सबसे लंबा रेशा किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या है? फिलामेंट है। दूसरा ऑप्शन है छोटे रेशे। तीसरा ऑप्शन है रेशों की रस्सी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो अनिश्चित लंबाई वाला रेशा को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। यानी इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन फिलामेंट आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कपास का डायमीटर होता है, ठीक है। कपास का डायमीटर कितना होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? 16 से 20 माइक्रोन, 16 से 21 माइक्रोन, 12 से 23 माइक्रोन, और चौथा ऑप्शन है 10 से 11 माइक्रोन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 से 20 माइक्रोन जो है ये कपास का क्या होता है स्टूडेंट? डायमीटर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तंतुओं को मोड़ने, सिकुड़ने, विकृता, ठीक है। तंतुओं को मोड़ने, सिकुड़ने, विकृतता आने के पश्चात अपने वास्तविक होगा, वानस्पतिक नहीं होगा, यहाँ पर बना लीजिएगा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक रूप में वापस आने की क्षमता क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन क्या है? क्रीप है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्कंदता। तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोधन, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है प्रतिस्कंदता हो जाएगा, ठीक है। यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वस्त्रों की आवश्यकता का कारण नहीं है, ठीक है। वस्त्रों की आवश्यकता का कारण नहीं है। आप पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया स्टूडेंट? पहला ऑप्शन है आपका शरीर को आवरण प्रदान करना, ठीक है, शरीर को क्या आवरण प्रदान करना। दूसरा क्या है आपका? सामाजिक प्रतिष्ठा है। तीसरा क्या ऑप्शन है आपका? फैशन। चौथा ऑप्शन है कार्य क्षमता में वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया है स्टूडेंट कि नहीं शब्द पर, ठीक है, नहीं शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या? वस्त्र की आवश्यकता। तो देखिए शरीर को आवरण प्रदान करना तो ये वस्त्र की आवश्यकता होती ही है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी हमें वस्त्र के द्वारा मिलता है, और कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है, ठीक है। यानी नहीं है तो क्या है आपका यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ
पे सही हो जाएगा कि फैशन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टेक्सटाइल शब्द किस भाषा से बना हुआ है। ठीक है, टेक्सटाइल शब्द जो है वह किस भाषा से बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है लैटिन, चौथा ऑप्शन है पाली। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो टेक्सटाइल शब्द है वो हमारा किस भाषा से बना हुआ है, तो लैटिन भाषा से बना हुआ है। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टैक्सियर शब्द का अर्थ है। टैक्सियर शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है कि टैक्सियर, टैक्सियर जो है वो किसका शब्द है स्टूडेंट, याद रखिएगा अभी प्रश्न गया है कि टेक्सटाइल। ठीक है, टैक्सियर जो किसका शब्द है, तो आपका टेक्सटाइल का शब्द है। टेक्सटाइल का लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, टेक्सटाइल के लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, टैक्सियर है। तो टैक्सियर का अब टैक्सियर का अर्थ पूछ रहा है क्या है, तो हम क्या बताएंगे, पहला ऑप्शन क्या है, बना हुआ, दूसरा ऑप्शन है बुना हुआ, तीसरा ऑप्शन है कटा हुआ, चौथा ऑप्शन है गुथा हुआ। तो जो टैक्सियर है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बुना हुआ। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वूवेन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, वूविंग ना, ये आपका इंग्लिश में वूविंग या टू वीविंग ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टैक्सियर शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, जो टैक्सियर है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, टेक्सटाइल से, दूसरा ऑप्शन है होम मैनेजमेंट से, तीसरा ऑप्शन आहार एवं पोषण विज्ञान से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो टैक्सियर शब्द है वो किससे संबंधित है, आपका तो टेक्सटाइल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वस्त्र उपयोगी रेशों का गुण है। वस्त्र उपयोगी रेशों का कौन सा गुण होता है। पहला ऑप्शन क्या, अनुपालन, दूसरा ऑप्शन है संतुलन, तीसरा ऑप्शन है कार्य क्षमता, चौथा ऑप्शन है लाभ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि कार्य क्षमता जो है वस्त्र उपयोगी रेशों का क्या होता है, गुण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वस्त्र विज्ञान की जानकारी से लाभ है। ठीक है, वस्त्र विज्ञान की जानकारी से हमें क्या लाभ मिलता है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, वस्त्र के रख रखाव का ज्ञान होता है, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रतिष्ठा, तीसरा ऑप्शन है शीत से रक्षा, चौथा ऑप्शन है सुरक्षा। तो देखिए लाभ क्या होता है स्टूडेंट, तो वस्त्र विज्ञान की जानकारी अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान जो है हमें अच्छे तरीके से मिल जाता है कि कौन से वस्त्र को जो है कैसे रखना है और उसका देखभाल कैसे करना है। ठीक है, तो वस्त्र विज्ञान की जानकारी से क्या लाभ होता है कि वस्त्र के रख रखाव की जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वस्त्रों के सिद्धांत हैं। ठीक है, वस्त्रों के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका सजावट है, दूसरा ऑप्शन है लज्जाशील, तीसरा ऑप्शन है अलज्जाशील और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि वस्त्रों के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आते हैं, ये सभी पॉइंट आते हैं। सजावट भी होता है, लज्जाशील भी होती है और अलज्जाशील भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भोजन के पश्चात, ठीक है, भोजन के पश्चात मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, भोजन के पश्चात मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, आवास है, दूसरा ऑप्शन है वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है रोटी और चौथा ऑप्शन टेलीविजन। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वस्त्र हो जाएगा। देखिए मूलभूत आवश्यकता में हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, रोटी होता है, ठीक है, रोटी हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया और क्या होता है, तीसरा क्या होता है आपका मकान होता है। ये क्या है, मानव जीवन की मूलभूत तीन आवश्यकताएं होती, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, पहले नंबर 1 पे हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, रोटी होती है, दूसरा क्या होता है कपड़ा होता है, तीसरा क्या होता है आपका मकान होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वस्त्रों का महत्व है। ठीक है, वस्त्रों का महत्व क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, आवरण प्रदान करने हेतु, दूसरा ऑप्शन है शरीर को गर्म करने हेतु, तीसरा ऑप्शन है कार्य क्षमता में वृद्धि करने हेतु और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपयुक्त सभी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि वस्त्रों का जो महत्व होता है वो क्या है, आवरण प्रदान करना। ठीक है, यानी हमारे शरीर पर क्या है, एक आवरण के तरह भी वो काम करता है और हमारे शरीर को जो है गर्माहट भी प्रदान करता है और जो है कार्य क्षमता में वृद्धि भी करता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वस्त्र तंतु विज्ञान के क्षेत्र हैं। ठीक है, वस्त्र तंतु विज्ञान के क्षेत्र है। पहला ऑप्शन क्या है, वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ समझना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण करना। तीसरा ऑप्शन है नए वस्त्र तंतुओं की जानकारी देना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। वस्त्र तंतु विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, तो वस्त्र तंतु विज्ञान के जरिए क्या होते हैं, हम वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ भी समझ पाते हैं। ठीक है, कौन से फाइबर में मतलब फाइबर का कैसे वर्गीकरण करना है इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। और नए वस्त्र की तंतु की भी जानकारी हमें जो है किससे मिलती है, वस्त्र तंतु विज्ञान से मिलती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है क्षेत्र है। इतने क्षेत्र में जो है मतलब इंसान कोई भी व्यक्ति जो है कार्य भी कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वस्त्रों के प्राथमिक गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, वस्त्रों के प्राथमिक गुण कौन। पहला देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वस्त्रों के गुण होते हैं, कितने तरह के वस्त्रों के गुण होते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 2, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 3, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 और चौथा ऑप्शन हो गया 5। तो हम क्या बताएंगे, वस्त्रों के जो गुण होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, आपके प्राथमिक गुण और द्वितीयक गुण। ठीक है, अब प्राथमिक गुण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे पॉइंट, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या, आपका लंबाई तथा तंतु की मजबूती होती है। दूसरा क्या, परस्पर जुड़ने की क्षमता होती है। तीसरा क्या है, लोचमयता और एकरूपता होती है। चौथा क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक गुण के अंतर्गत स्टूडेंट आपका ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कपास के प्रति, ठीक है, कपास के प्रति कैसा प्रभाव रखता है। कपास जो है अम्ल के प्रति यहाँ पर होगा। ठीक है, अम्ल होगा, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, अम्ल के प्रति कैसा प्रभाव रखता है। पहला ऑप्शन क्या, संवेदनशील। दूसरा ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है सिकुड़न रोधी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि ये हमारा क्या है, संवेदनशील होता है। कपास जो होता है अम्ल के प्रति कैसा प्रभाव रखता है, तो वो संवेदनशील होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से सबसे उत्तम घिसावट प्रतिरोधक तंतु है। ठीक है, निम्न में से सबसे उत्तम घिसावट प्रतिरोधक तंतु है। पहला ऑप्शन क्या है, ऊन है। दूसरा ऑप्शन है नायलॉन। तीसरा ऑप्शन है रेशम। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, सबसे उत्तम घिसावट वाला प्रतिरोधक तंतु कौन होता है स्टूडेंट, आपका नायलॉन आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। सिल्क पर क्षार का प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, सिल्क पर क्षार का प्रभाव कैसा होता है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रतिरोधक। दूसरा ऑप्शन है थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है हानिकारक। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि ये जो है सिल्क पर जो क्षार का जो प्रभाव क्या होता है, थोड़ा पड़ता है। ठीक है, थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टेक्सटाइल ओरिजिन टू यूजेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, कौन है लेखक यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है, आपका मधु साहनी। दूसरा ऑप्शन जुलूस लावर्थे। तीसरा ऑप्शन मंजू पाटनी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलूस लावर्थे जो थे टेक्सटाइल्स ओरिजिन टू यूजेस के लेखक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हथकरघा उद्योग को किसने बढ़ावा दिया। ठीक है, हथकरघा उद्योग को किसने बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरोजिनी नायडू ने, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि हस्तकरघा उद्योग को जो है बढ़ावा देने के लिए मतलब किसने आए थे, तो वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने किसका उपयोग किया था या किसका प्रयोग किया था। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उपयोग भी करके पूछ सकता है और प्रयोग भी करके पूछ सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सिलाई मशीन। दूसरा है चरखा। तीसरा है पावलून। चौथा है करघा। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरखा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वस्त्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, वस्त्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आपका 5 होती हैं। दूसरा 6, तीसरा
7, चौथा 8। तो हम क्या बताएंगे कि जो वस्त्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वस्त्र की अवस्था होती है, ठीक है। अब देखिए 5 अवस्था होती है, उन्हीं 5 को हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। पहला क्या है आपका, पहली अवस्था क्या है, नग्न अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था शिकार की अवस्था, तीसरी अवस्था कृषि की अवस्था, चौथी है सामाजिक अवस्था, पांचवी है आधुनिक अवस्था, छठा है पुरुष सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छठा ऑप्शन सही है। हालांकि एग्जाम में आपके 4 ही ऑप्शन रहेंगे, लेकिन एक जगह हमने आप लोगों को 5 जो है वस्त्र की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मानव क्या था, नग्न अवस्था में था, ठीक है। फिर उसने अपने आप को जो है ढकने के लिए क्या किया, शिकार माने पशुओं के छाल उल से अपने को ढका, तो इसलिए शिकार की अवस्था हो गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, फिर क्या किया उसने खेती की, तो कृषि की अवस्था आ गई। फिर कृषि से क्या हुआ, मतलब तरह तरह के जो है मतलब सूत का फाइबर का निर्माण हुआ। उससे फिर क्या हुआ, जब मतलब वस्त्र उसने धारण किया तो फिर क्या हुआ, समाज में रहने लगा, समाज में रहने योग्य हो गया, तो उसको क्या मेरी सामाजिक अवस्था में आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, सामाजिक अवस्था से ही क्या होता है आधुनिक अवस्था, इस समय भी। तो ये 5 अवस्थाएं क्या होती हैं आपकी वस्त्र की होती हैं। अगले पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लोचमयता में देरी को क्या कहते हैं, ठीक है। लोचमयता में देरी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है रेसिलियंसी, दूसरा ऑप्शन है क्रिप, तीसरा ऑप्शन है क्रिम्प, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव निर्मित तंतुओं में विद्युत चालकता किससे संबंधित है। मानव निर्मित तंतुओं में विद्युत चालकता जो है किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, जुड़ने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है पीलिंग या गांठ उठाना, दूसरा ऑप्शन है पिलिंग, तीसरा ऑप्शन है घर्षण और चौथा ऑप्शन आर्द्रता पुनर्प्राप्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आर्द्रता पुनर्प्राप्ति। मानव निर्मित तंतुओं में विद्युत चालकता किससे संबंधित है, तो आर्द्रता पुनर्प्राप्ति से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, किस सभ्यता के समय भारत में सूती वस्त्र का प्रयोग प्रचलित था, ठीक है। किस सभ्यता के समय भारत में सूती वस्त्रों का प्रयोग प्रचलित था। पहला ऑप्शन क्या है आपका मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता, तीसरा है गुप्त काल, चौथा ऑप्शन है मौर्य काल। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, किस सभ्यता के समय, यानी भारत में जो है कौन सी सभ्यता थी जब सूती वस्त्रों का जो है प्रयोग किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं जब आपने वस्त्रों का निर्माण प्रक्रिया या वस्त्रों का इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो उसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की बात आई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता जो थी उसी समय से क्या हुआ भारत में सूती वस्त्रों का जो है प्रयोग जो है प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के उद्योग का सबसे अधिक हानि किस कारण से हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के, ठीक है, ब्रिटिश शासन जब था तो उस समय भारत में वस्त्र उद्योग चल रहा था, तो वस्त्र उद्योग में हानि यानी क्षति किन कारणों से हुई, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या, मशीन से बने वस्त्रों का आगमन, दूसरा ऑप्शन हस्त निर्मित वस्त्रों की गिरती मांग, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मशीन से बने वस्त्रों का आगमन हो गया। इसी वजह से क्या था, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत के वस्त्र का उद्योग में सबसे जैसे अधिक मतलब हानि देखा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राचीन काल में भारत, ठीक है, प्राचीन काल में भारत किस वस्त्र को सबसे अधिक महत्व दिया जाता। प्राचीन काल में भारत में, ठीक है, किस वस्त्र को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। पहला ऑप्शन ऊनी वस्त्र, दूसरा सूती वस्त्र, तीसरा रेशमी वस्त्र और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका क्या हो जाएगा, आपका सूती वस्त्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है। वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में जो है पर्याप्त मजबूती से क्या तात्पर्य, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, रेशों में खिंचाव तनाव
तनाव को सहने की क्षमता होना। दूसरा ऑप्शन है रेशों की अत्यधिक लंबाई होना। तीसरा ऑप्शन है रेशों शीघ्रता से अपनी खोई हुई पूर्व आकृति प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे इस प्रश्न का, हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कि रेशों में खिंचाव तनाव सहने की क्षमता होना। ठीक है, मजबूती का क्या तात्पर्य होता है? तो रेशों में चाहे कितनों रेशों को हम लोग जैसे खींच दे तान दे, उनमें क्या हो, अद्भुत क्षमता होगी, वही क्या है, हमारी मजबूती से संबंधित होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ था। मानवकृत रेशों का निर्माण कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या दिया आपका 16वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन 20वीं शताब्दी, चौथा ऑप्शन है 19वीं शताब्दी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 20वीं शताब्दी में जो है मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ था, 20वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रत्यास्थता का अर्थ है। प्रत्यास्थता का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन क्या है? रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना, रेशों द्वारा अपनी पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेना, रेशों का आपस में सटना। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना ही क्या है, प्रत्यास्थता का अर्थ होता है। जैसे रेशों को हम मान लीजिए खींचे, ठीक है, ऐसे हम खींच दिए, ठीक है, और मान लीजिए रेशे की लंबाई क्या है, इतनी थी, तो और उसको खींच के हमने क्या किया, इतना चौड़ा कर दिया, लेकिन फिर जब हम उसको छोड़े तो फिर क्या हुआ, वो रेशा जो है अपनी पूर्व आकृति में आ गया, यानी पूर्व लंबाई में आ गया। वही क्या है, आपका प्रत्यास्थता का गुण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? छोटे रेशों को कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2021 वाले टीजीटी में आया था कि छोटे रेशों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टेपल हो जाएगा। लंबे रेशे को अभी ऊपर गया अविरल लंबाई या अनिर्मित लंबाई। लंबे रेशे को हम क्या बोलते हैं, तो फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तनाव सामर्थ्य कहलाती है। तनाव सामर्थ्य क्या कहलाती है? तो रेशों के द्वारा दबाव एवं झटकों को सहन करने की क्षमता। ठीक है, दूसरा क्या है? धागों द्वारा दबाव एवं झटकों को सहन करने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन उपरोक्त दोनों वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, रेशों के द्वारा जो दबाव और झटकों को सहन करने की क्षमता भी होती है सामर्थ्य में, और धागों के द्वारा भी क्या होता है, झटका और दबाव को सहन करने की क्षमता जो है आपका क्या कहलाता है, तनाव सामर्थ्य कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बंधन क्षमता का अर्थ है। ठीक है, बंधन क्षमता का अर्थ है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? रेशों के आपस में सटने का गुण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका रेशों के शीघ्रता से पूर्व आकृति ग्रहण करना। तीसरा ऑप्शन है रेशों के शीघ्रता से अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करने का गुण। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो बंधन क्षमता होती है वो क्या होती है? बंधन का मतलब ही होता है क्या, बांधना, चिपकना एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशों का आपस में सटने का गुण को हम क्या बोलते हैं, बंधन क्षमता का अर्थ समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज आप लोगों का क्या 17 जुलाई है। ठीक है, तो 17 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? देखिए आपको डेली का डेली एक आध दो क्वेश्चन हम करंट का भी दे देंगे। तो देखिए 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं स्टूडेंट? तो आज जो है 17 जुलाई है, तो इसको हम जो है, एक मिनट, हाँ देखिए 17 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? तो याद रखिएगा कि 17 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, 17 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको जो है स्वीकृति किस सन में मिली थी? तो याद रखिएगा कि 1998 ईस्वी में इसको क्या मिला था, इसको स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को स्वीकृति मिल गई थी। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो लागू आपका जो है मतलब 17 जुलाई
2010 को, ठीक है, 17 जुलाई 2010 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। तब से क्या है, तब से हम क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है हर प्रतिवर्ष जो है 17 जुलाई को हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हर देश की क्या होती है, अपनी रणनीति, अपनी राजनीतिक पॉलिसी होती है, लेकिन हाँ इसमें क्या है, जैसे किसी देश के द्वारा मान लीजिए अपने ही नागरिक को मतलब बहुत मास में, मतलब बहुत अधिक संख्या में गोली मरवा देना या ऐसा सज़ा दे देना, तो ये तो उसका इंटरनल। लेकिन हाँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के तहत जो है कोई भी नागरिक जो है वहाँ के लोगों के लिए न्याय की मांग कर सकता है, ठीक है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है, रेशों के घनत्व से, रेशों के अनम्यता से, रेशों के प्रत्यास्थता से और समय से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आज आप लोगों के लिए हमने 3-4 बुक से कलेक्शन किया, मंजू पाटनी, ठीक है, रीना खनूजा, डॉक्टर वृंदा सिंह, ये तीनों बुक का जो है टेक्सटाइल से जो है थोड़ा सा रेशों से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे आपको हमने लाया। अब कल की क्लास जो होगी आप लोगों की कपास से होगी, और कुछ और इसमें जो है परीक्षण का कुछ क्वेश्चन और बच गया है स्टूडेंट, तो उसको भी हम कल की क्लास में जो है पूर्ण कर देंगे। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ अधिक से अधिक बच्चों को जो है आप ये क्लास जो है शेयर करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है पता नहीं है। तो आपका एक शेयर जो है मतलब बहुत लोगों को इसका बेनिफिट दे सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।